अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला, क्या हाल है भाई? जुमा मुबारक। यस, जुमा मुबारक भी। और आज होगा पाकिस्तान का पहला मैच इन द वर्ल्ड कप, अ मैच which would count, a match which मैटर्स, क्योंकि एक मैच इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इन तमाम का रन रेट जो भी बनेगा उसकी बेसिस पे हमारे आगे जाने या ना जाने का फैसला होगा। अगर कहीं किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि एक आध मैच हार भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, एक भी हार जाएं और बुरी तरह हार जाएं और उसके बाद तमाम भी जीत जाएं, अगर रन रेट के ऊपर फैसला हुआ तो हम पीछे रह सकते हैं। टूर्नामेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो कल पहला मैच था। और एक्चुअली जो आप ये रन रेट वगैरह वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये तो कल इसका एक जिसको कहते हैं ना अमली सबूत कल ही हो गया। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था और न्यूजीलैंड जो है और जो सबकी फेवरेट थी वो हार गई। 37 सम ओवर्स में जीत चुका था और जीत नहीं चुका था। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। इट वाज ग्रेट क्रिकेट, एंटरटेनिंग, वर्थ वॉचिंग। आप आराम से चाय का कप लें और मैच देखें, वो वाला माहौल था ज़रा। और सबसे पहले जब हमारी बात हो रही थी इस मैच को लेकर, सभी ये कह रहे थे कि भाई दिफाई चैंपियन इंग्लैंड है, वो हमारी फेवरेट है, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड है, वो हमारी फेवरेट है। हम भी चाहते हैं। अब मेरा यू नो व्हाट, ये होता यही है जब इस किस्म के वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हो, हम भी फेवरेट चल रहे थे ना काफी अरसे से। फेवरेट्स चेंज होते रहते। नहीं, मैं तो हमारे फेवरेट्स, मतलब मैं पाकिस्तान इज माय फेवरेट। हम अपने फेवरेट हैं। हम अपने फेवरेट हैं। लेकिन अच्छा, कल का मैच, लेकिन पता क्या, कल का मैच तो चलें एक तरफ, कल हुआ अवाम के साथ धोखा ये हुआ कि उन्हें कहा गया कि भाई एक तो इस मैच में फ्री खाना और चाय मिलेगी। सारों को नहीं, सम। अच्छा सुने ना, फ्री खाना, नहीं, फ्री खाना और चाय मिलेगी। और फिर बाज भोले लोगों को क्या हो सकता कहा जाए, बात तो भोला कहा जाए। अहमदाबाद स्टेडियम जो है ना, जहां कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, दिस इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टेडियम। 1,30,000 की कैपेसिटी है। 1,30,000 की कैपेसिटी है, 30,000 से जायद की। भाई लारा ये लगाया गया, 30,000 लोग भी नहीं थे। लारा ये लगाया गया कि फ्री खाना ही मिलेगा, चाय मिलेगी। और फिर भी अगर आप ना माने तो ये कह दिया कि आप अज्यूम कर लें कि ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान है। मतलब अलिफ लैला की कहानी चल रही है ना कि जाएं भी और ये ले जी पास भी आपको दिया गया। और ये जो मैच हो रहा है ये हो तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का रहा है, लेकिन आप ये समझेंगे इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है। ये एक्चुअली हुआ है। दिस वी आर नॉट मेकिंग इट अप, दिस एक्चुअली हैपेंड विद सम पीपल। कितना बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया पता ही नहीं चला। और ऑब्वियसली इस तरह नहीं पता चला कि स्टेडियम देख लें खाली पड़ा हुआ है। कौमी टीम पाकिस्तान में 6 बैटर हैं। हम जरा आपको गिनवा दें, अब्दुल्ला गिनना शुरू करो। 2 ऑलराउंडर हैं और 3 फास्ट बॉलर्स की शमूलियत का इम्कान है। इसमें इमामुल हक के साथ इनिंग्स फखर जमान या अब्दुल्ला शफीक शुरू करेंगे, तो ये भी आप याद कर लें। आई थिंक फखर होना चाहिए। और दीगर बैटर्स में बाबर आजम है, ऑफ कोर्स, मोहम्मद रिजवान है, सऊद शकील है, इफ्तिखार अहमद, ऑफ कोर्स, ये सारे तो शामिल हैं ही हैं। और क्या, स्पिन का शोबा है शादाब खान पर मुश्तमिल। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां इनकी फॉर्म भी वापस ले आए। मोहम्मद नवाज संभालेंगे इसके साथ साथ स्पिन के शोबे को। पेस अटैकर्स हमारे अल्लाह नज़र ना लगाए, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान नेदरलैंड के दरमियान मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सो बस दोपहर 1:30 बजे का इंतज़ार है। छोटी टीम है लेकिन वो भी क्वालिफाई करके ही मेन इवेंट तक पहुंची है, हम सबको याद रखना चाहिए। इसलिए किसी टीम को किसी सूरत हल्का नहीं लिया जा सकता। आज के मैच से ही पाकिस्तान को विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाना होगा। पॉज आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम कहते हैं ना कि जी नेदरलैंड्स के साथ और ये वो टीमें हैं जिनके साथ हमें अपना रन रेट ज़्यादा करना होगा। चांस है, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस तरह तो बड़ी टीमों में नहीं इनकी शमूलियत होती। इंशाल्लाह आज हम बड़ी अच्छी उससे जीत जाएं। लेकिन दिस इज़ अ मौका, जिसको कहते हैं ना, ये मौका है कि हमें चूंकि अपना रन रेट और सारों को एक सस्टेन करना है, अपना रन रेट बिल्डअप करके रखना है। सो ये वो टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट हमारा चांस है कि हम वो मोमेंटम और वो टीमें भी आपको पता है ये खेलने आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि खेलने नहीं आ रही, तो उनके जहन में भी जीती होती है टारगेट। सो कुछ भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ गेम। बाबर आजम बहरहाल ये समझते हैं कि भारतीय विकेटें बैटिंग पैराडाइज हैं, बैटर्स के लिए साजगार हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए मौफी नहीं है। सिख एक यूट्यूबर हैं, वो नहले पे दहला जिसे कहते हैं ना, जब आप
जवाब वो चल रहा था। खैर वो निकाल के रखेंगे कल, आई एम श्योर आपने देख ली होगी, नहीं तो हम दिखाने की कोशिश कर लेंगे आपको। अच्छा जी, ज़रा इफ्तिताही मैच की बात कर लें। ऑडियंस नहीं थी वो एक बात, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। लग यही रहा था कि कीवीज़ 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का बदला लेने के लिए 4 साल से मुंतज़िर थी। अच्छा, इस किस्म की बातें बड़ी होती हैं ना कि कोई किसी का पिछला कोई मैच इन द पास सही ना हुआ हो तो लगता है कि जी अब ये मैच लिटरली वन साइडेड रहा है। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर्स पहले पूरा कर लिया। मोमेंट ऑफ साइलेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ साइलेंस तो कर लेंगे। 283 का मैंने नहीं करना ना, मुझसे नहीं साइलेंट होता। 283 का ये कोई हदफ है पहले तो ये बताओ, मतलब 50 ओवर मैच है। मेरी बात सुने, 283 14 ओवर पहले 1 विकेट के नुकसान पे इज मोर। हाँ, यस दैट टू, बट कोई हदफ तो दो ना। अगर चाहते हैं कि कोई मैच पड़े तो इन अ 50 ओवर मैच इन अ ODI, व्हाट इज 283? Even for that matter, a lot of people would say कि what is 380 whatever, इससे भी बहुत ज़्यादा बन सकता है, but 280 तो कुछ भी नहीं था। या अल्लाह प्लीज़ हमारे जो बोल है ना कि हम ही को आके ना लगे और इंशाल्लाह आज हम बहुत अच्छा करें। अच्छा, और बता रहे थे आप कल? बस यही था, आपने देख ही लिया था क्या सूरत हाल थी। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें ना कि हमारे यहाँ जब मैचेस, अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है एक्सेप्ट फॉर द इंडियन टीम, तो हमारा मैच ना भी हो हम स्टेडियम भरते हैं, हम रौनक भरपूर लगाते हैं। जैसे कि एशिया कप में आपको याद होगा, सबने देखा है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, लेकिन मैच लाहौर में था और जिंदा दिलाने लाहौर ने हाउसफुल किया हुआ था, हालांकि दोनों मेहमान टीमें थीं। और ये तो वर्ल्ड कप है जिसका कल आगाज हुआ है और इतना बेरौनक आगाज हुआ है। सिकंदर बख्त, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सिकंदर? बताएं। कल And also no singing and dancing. No singing and dancing, सिकंदर ये क्या था? मजा नहीं आया कुछ। और दूसरा ये कि इतना खाली भी नहीं लगता था, कोई वार्म अप मैच चल रहा है। आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पूरी फिल्म देख ली, उसमें आइटम सॉन्ग ही नहीं था। हाँ, ऐसे ही था। आपको पता है हम इतना, हमारे विजुअल्स बड़े हमारे क्लियर हो जाते हैं दिमाग में, हमें खैर मजा नहीं आया देख के। आप बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बहुत ही फीका, पता ही नहीं चला कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। मतलब वो जो है एक हंगामा, वो जो एक आइटम सॉन्ग होता है, मस्ती मजाक, ये सारा कुछ भी नहीं हुआ और वेरी बोरिंग और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री इतनी पीक पे होती है, उनकी फिल्में, म्यूजिक, गाने, मतलब हर चीज में वो कमांड रखते हैं, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। एंड शॉक्ड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसा हुआ है। और वाकई खास तौर पे कंसीडरिंग कि इनका आईपीएल कितना कलरफुल है, कितना फैनफेयर होता है आईपीएल में, तो वी वुड हैव थॉट कि चलो उसका 20% तो कुछ ओपनिंग में होगा, कुछ स्टार्ट, बट ये तो खामोशी से स्टार्ट भी हो गया। ऐसा कर सकते थे वो कि जो कह रहे हैं ना कि रात का वक्त नहीं था, मतलब सूरज था और इसलिए उसका वो मजा नहीं आता। तो भाई आप एक सारी टीमों को बुला के, जब मैं 2003 में वर्ल्ड कप, जो 2003 का वर्ल्ड कप था, मैं पाकिस्तान टीम के साथ था उधर, उस वक्त सब जमा हुए थे ग्राउंड के अंदर, पूरी टीमें दुनिया की आई हुई थी वहाँ पर। एक मतलब वही आइटम सॉन्ग हुए और उसके बाद जो है सबको इंट्रोडक्शन है, उसमें मैच भी हुआ। तो मेरे ख्याल से पहला वाला मैच जो है वो रात को ही करा देते, शायद उससे रौनक बढ़ती। जो इतना पैसा जमा करते हैं, 38% वो ले लेंगे। भारत जो है, जो भी किटी हो जमा होगी वो उसमें से 38% वो ले जाएंगे, हमें 5 और दूसरों को 6 मिल रहा है। तो सोचें, इतना पैसा होने के बावजूद वो नहीं कर सके, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। अच्छा, अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। मतलब भाई, क्या इट वाज अ ट्रीट टू वॉच न्यूजीलैंड प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे? देखो, अब्दुल्ला, हुमा और मेरी टीम फेवरेट टीम थी। हमने उस दिन बात भी की थी कि न्यूजीलैंडर्स हमें बहुत पसंद है। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और दूसरी चीज, हुमा आपकी सही हो गई, लगता है आपकी बात, उन्होंने सही रन रेट, उन्होंने ऐसा रन रेट बना के गए हैं अपने लिए न्यूजीलैंडर्स के, कमाल ही कर दिया उन्होंने। ये देखिएगा कि इतने मार कुटाई के बावजूद भी 2 मेडन ओवर कराए थे, 2 मेडन ओवर, और टोटल गेंदें उन्होंने खेली है 218, उसमें से 81 डॉट बॉल है, यानी कि तकरीबन उन्होंने 14 ओवर जो है ना, 13 से 14 ओवर मेडन खेले, उसके बावजूद भी वो रन कर गए और इतना तेजी के साथ। और जो सबसे अच्छी बात थी अब्दुल्ला और हुमा के, इतनी क्वालिटी की क्रिकेट खेली है उन्होंने। दोनों ने इतनी क्लासिक किस्म की बैटिंग की है, जिसे क्रिकेट में बैटिंग कहते हैं हम, सही तरीके से, कोई मारधाड़ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स। दैट वाज अमेजिंग। हर शॉट के मजा आ रहा था, ये शॉट्स देख के, ये बैटिंग देख के, लिटरली बहुत ही क्लासिक किस्म की बैटिंग की है। तो इसका मतलब है, अगर आप अच्छी क्लासिक बैटिंग कर सकते हैं तो उसमें भी रन हो सकते हैं। मगर ये बात तो साबित हो गई है कि ये जो पिच है, ये
बॉलर्स के लिए जो है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज है। इट्स अ अच्छा, बैड न्यूज फॉर द बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी जबरदस्त की, उनको भी बांध के रखा। हाँ, उन्होंने अच्छा गेंद उनका शुरू के इनिशियली मैं ये समझा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अहमदाबाद में गेंद हिल रहा है और हमारी बारी आएगी तो हमारे बॉलर्स भी गेंद हिलाएंगे तो हमें फायदा होगा। मगर जब बाद में उन्होंने बैटिंग की, तबाही फेर दी। मतलब है कि मुझे जितनी भी मैं तारीफ करूं एज अ क्रिकेटर, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग थी ना वो कमाल थी। जो स्ट्रेट ड्राइव्स थी दोनों ने मारी है, उसने कॉनवे ने भी और रविंदर ने भी। सीधी जो ड्राइव्स हैं वो मतलब है कि आप जब सीधी शॉट्स मार रहे हो तो उसका मतलब है कि आपका बल्ला कितना सीधा आ रहा है, और वो क्वालिटी ऑफ बैट्समैन होती है। और आप उधर मार दें, उठा के मार दें, ऑफ साइड पे आके रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, वो अलग चीज है, वो एक नई चीज आ गई। वो हम कहते हैं आइटम सॉन्ग है क्रिकेट की बैटिंग में। मगर दिस वाज क्लासिक। जितनी भी मैं तारीफ करें, जितनी भी तारीफ करें कम। अच्छा, अब हमारे जो वार्म अप्स हुए थे पाकिस्तान के, वो तो नेचुरली हमें पता ही है weren't able to do too well, लेकिन वो वार्म अप थे तो होपफुली वी आर होपिंग कि हम वार्म अप हो चुके होंगे। और आज जो हमारा मैच हो रहा है नेदरलैंड्स के साथ, खास तौर पे कंसिडरिंग कि नेदरलैंड्स इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग टीम और एनीथिंग, हम भी आउट क्लास करें तो हमारे अच्छे चांसेस ही लग रहे हैं ना सिकंदर? देखो, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई वहां पर, वो ये है कि इंतजाम वहां पे क्या कर रहे हैं। जब कोच मौजूद है, क्रिकेट का डायरेक्टर डर्बी शायर से वो वापस आ गया, आप लड़कों को कैसे समझा सकते? मैं हैरान हूं कि मिकी आर्थर ने उसको ये नहीं बोला कि भाई आप एक तरफ हो जाएं। आप क्यों समझा रहे हैं लड़कों को? आप लड़कों से बैठ के क्या बात कर रहे हैं? आप अगर आपको सेशन करना है तो मैं क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ, क्या वो वहां पर एज अ क्रिकेट एडवाइजर गए हैं, डायरेक्टर गए हैं, या एज अ सेलेक्टर गए? सेलेक्टर का काम है कमरे में बैठे, जब टीम वापस आए आप उससे बैठ के कप्तान से बात करेंगे कौन सी टीम खेलने के लिए, चलो मैं मानता हूँ। मगर जब एक क्रिकेट डायरेक्टर वहां मौजूद है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फिजिकल कोच है, पता नहीं क्या क्या साथ है, तो आप वहां जाके प्लेयरों को क्या समझा रहे हैं? ये कंफ्यूजन नहीं है कि आप मिकी आर्थर की बात सुनेंगे, इंजमाम की बात सुनेंगे, इंजमाम कहेंगे आप ये खेलें, वो कहेगा ऐसे खेलें, ये कैसे हो सकता है? ऐसे कभी नहीं होता। मैं तो हैरान हूं कि इंजमाम को क्यों भेजा गया और वो वहां पे ड्रेसिंग रूम में मैदान ग्राउंड में बैठे लड़कों से बातें कर रहे थे। दैट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अब दो लोग जो हैं वहां पे उनको क्रिकेट समझा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड की क्या लॉजिक है, वो मुझे एक्सप्लेन करें ये कि कैसे हो सकता है। बिल्कुल गलत है। अब जहां तक बात है कि हमारी जो बैटिंग है, हमने जो वार्म अप तो हो गए, मगर अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि क्या खेलेंगे। तो हमारी ओपनिंग कौन करता हुआ नजर आ रहा है आज आपको? यार मेरे ख्याल से देखो, जिस तरह की बैटिंग चल रही है, मार धाड़ चल रही है, आप फखर पे चांस लें। आप एक से शुरू के 2 मैच 3 मैच टिल इंडिया आप उसी को खिलाएं। अगर उसकी फॉर्म लग गई तो जिस तरह की बैटिंग हो रही है तो फखर इज द आइडियल मैन। वो भी मारते हैं तो वो पावर हिटर है, लेके चले जाएंगे। यू हैव टू टेक अ चांस। जब आपने उनको वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया, आप ये ना कहें यार इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, फिर यार लेकर क्यों गया? एग्जैक्टली, अब वो लेके गए तो फिर उसको यूटिलाइज करें। हाँ, उसको यूटिलाइज करें। अगर उसकी पावर हिटिंग हो गई जैसे कि कल हो रही है तो वाह है, पाकिस्तान के बल्ले बल्ले। नहीं हुई तो फिर इसको बिठा दें, आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं। लोग जो मुझे एडवाइस कर रहे हैं, मैंने अपनी टीम बना के डाली थी, तो लोगों ने जो कमेंट्स आ रहे हैं फैंस के, वो ये कह रहे हैं कि जी ज्यादा बैट्समैन डाल दें। नॉट अ बैड आइडिया। बॉलर्स तो हर कोई फिट रहे। आप 3 फास्ट बॉलर डालें, एक शादाब को रखें, 4 हो गए, फिर आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास सलमान है, तो ये लोग मिल मिलाकर तो पिटाई तो होनी है, तो वो तो हो गई। बैटिंग बढ़ जाए, 7वें नंबर तक आप बैटिंग करते हैं का चांस लग रहा है आज आपको? जैसे मैंने टीम बनाई थी, देखिए मैंने जो टीम बनाई ना अब्दुल्ला, मैं तो चाहता हूं कि रिजवान ओपन करे। T20 में करते हैं ना, और बहुत अच्छी करते हैं, तेज खेलेंगे, वो ओपन करते हैं। उनके साथ इमाम हो, फिर बाबर हो, फिर रिजवान हो, फिर साद हो, साद के बाद इफ्तिखार हो, और फिर सलमान आगा। तो आपके पास 7 अच्छे बैट्समैन आ गए। फिर शादाब आ जाएंगे। शादाब के बाद अगर आप नवाज को रखना चाहें, नवाज को रख लें, तो वो भी बैटिंग जबरदस्त करता है। तो आपके पास अच्छे खासे बैट्समैन हो जाएंगे जो मार धाड़ कर सकते हैं। फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं। कह रहे थे सिक्कू के 5 नंबर पे आए, वो कंफर्टेबल होते हैं। कौन? रिजवान नहीं, रिजवान 4 पे कहते हैं कि मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, मगर टीम की खातिर देखिए ना, T20 में वो ओपन करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। अगर वो इसी तरह खेलें जिस तरह T20 में वो खेलते हैं, इस वक्त तो क्रिकेट वही चल रही है, उससे भी खतरनाक चल रही है, तो आप व्हाई नॉट ओपन है। ये तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, आप अपनी जाती टीम नहीं है। लेट्स सी आज क्या होता है, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। होपफुली उम्मीद तो हमारी यही है, दुआ भी हमारी यही है, और जब हो जाएगा तो फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे।
सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, मैच होगा स्टार्ट पाकिस्तान टाइम 1:30 बजे 1:30 और जुमा भी है और मुझे ऐसे फीलिंग सी है कि बहुत से लोग आज हाफ डे लेंगे ऑफ फ्रॉम वर्क क्योंकि पहला मैच तो देखना ही होगा ना। अभी क्रिकेट की बातें और भी हैं। इन द नेक्स्ट आवर और थोड़ी देर बाद अब्दुल रज़ाक साहब भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ज़रा कुछ गपशप लगाएंगे। अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। गंदे पानी में तैरती बत्तखें, चुल्लू भर बदबूदार पानी में बैठे कछुए, पिंजरे में कैद मायूस बंदर, झुलसाने वाली धूप में लोहे के पिंजरे में बंद बेचैन जानवर। ये मनाजर है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के चिड़ियाघर के, जहां परेशान हाल जानवर चिड़ियाघर हुक्काम की लापरवाही और बेहिसी की दास्तान सुना रहे हैं। और वो जो मामला शुरू हुआ था जिस पे लातादाद हमने ही इंटरव्यूज़ कर लिए कि मधुबाला को मूव किया जाएगा, नूरजहां की डेथ के बाद मधुबाला के लिए इंतज़ाम कर लिया गया है, मधुबाला के लिए कंटेनर तैयार हो रहा है। पता नहीं मधुबाला का डेली अलाउंस कितना है खाने पीने का, जो मधुबाला को यहाँ से सब मूव करने के लिए राजी नहीं है। नहीं, उसके बाद सबसे बड़ी तो बात है, खुद हम बात करें महीनों से कि मधुबाला को यहाँ से निकालना है और लेके जाना है, ऑल दैट, लेकिन हुआ मतलब वो यही तो बात है। वो जो डेडलाइन थी वो भी महीने गुजर गए, उसके बाद भी कई महीने गुजर गए। जब एक फैसला हो ही जाता है और उससे पहले एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो व्हाई डोंट दे हरी इट अप। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम बात कर रहे हैं वहाँ के भालुओं की। तो कुछ आपको पता है कि 1-2 हफ्ते पहले हमने भालू की भी बात की थी कि ये कराची का मौसम क्या कंड्यूसिव है कि आप इन भालुओं को, जो कि बाय द वे अभी भी एक डिस्प्यूट है कि वो हिमालयन भालू हैं या फिर शामी यानी सीरियन भालू हैं, तो उनको क्या इस गर्मी में, इस मौसम में रखना भी चाहिए? दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ मौसम, वो है ही, बने ही नहीं है इस मौसम के लिए। तो ये डिबेट्स जो है वो बहुत हैं, लेकिन डिबेट ही होती रहती हैं। इसी पे बात करते हैं। माहिरा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की। इससे पहले भी जानवरों के हकूक़ के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बताइएगा कि मसला क्या है। कुछ दिन पहले हमने अपने ही प्रोग्राम में कवर किया कि भाई ये हिमालयन भालू नहीं है, ये सीरियन भालू है। वैसे इससे क्या फर्क? वहाँ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने हमें यही बताया कि ये हिमालयन नहीं है, ये सीरियन है, बिकॉज ऑफ समथिंग टू डू विद। मगर मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है भालू में? देखें जी, कराची ज़ू में जो एक भालू कैद है 2017 से, उसका नाम रानो है। जब रानो को ये लेकर आए थे तो उसके साथ एक एशियाटिक ब्लैक बेयर भी था, जो कि 2020 के बाद नज़र नहीं आया। तो वो कहते हैं उसकी कोविड के दौरान उसकी डेथ हो गई। एक हिमालयन ब्राउन बेयर जो होता है, जो कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये 200% हिमालयन ब्राउन बेयर है। इन एनी केस ये ब्राउन बेयर है और ये ज़ू में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बेयर सेंचुरी है एक से ज़्यादा, तो इसका तो यही हल है कि फौरी तौर पे इसको ज़ू से निकाला जाए और जो बेयर सेंचुरी है बालकसार में वहाँ पे भेजें, जो कि इस्लामाबाद के करीब है। तो मायरा, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रेस्ड एनिमल है जिस पे रिपोर्ट्स जो हैं वो की जा रही हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, बुरी हालत है। देयर इज़ अ सेंचुरी इन पाकिस्तान एंड मैनी, एज यू से, इट शुड बी वेरी सिंपल कि उसको वहाँ भेज दो। तो ये क्यों नहीं होती है ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इसी महीने इसको वहाँ मुंतकिल किया जाए, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप इसको ज़ू में जाके देखें तो ये इसके बड़े एबनॉर्मल बिहेवियर हैं। ये बस 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, चाहे उधर धूप हो, अपने पिंजरे के एक हिस्से में ऊपर नीचे बस इस तरह जो है ना चल रही होती है। का शिकार लगता है, क्लियरली नजर आता है। बिल्कुल, जो भी जानवर कैद हो तो ये जो एबनॉर्मल रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह वो बेचैन है। दूसरा, यहाँ पे उसको ना खुराक सही मिल रही होगी। एक सेंचुरी में आप देख सकते हैं कि जो भालू हैं वो उनके शक्लों पे एक मुस्कुराहट नज़र आती है, इत्मीनान तो होता है। एक अफसरदा शक्ल नहीं होती। दूसरा, उनकी खुराक की वजह से उनका जो फर होता है वो शाइनी होता है। इसको अगर आप देखें, इसका ऐसा लग रहा है मैला है, बिल्कुल गंदा है। हाँ, और इसके बॉडी के जो कॉन्टूर्स हैं वो भी वाज़े हैं, बिल्कुल सही नहीं है। सेंचुरी में इसकी ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो जाएगी। इसको वहाँ 3 किस्म की खुराक देते हैं। एक तो मेन कोर्स होता है जिसमें
वो प्रोटीन भी शामिल होता है, और फिर इनको वहाँ पे फ्रूट फाइबर के तौर पे दिया जाता है, शुगर केन वगैरह, और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह भी दिया जाता है एनरिचमेंट के तौर पे। और जब वहाँ पे कैद माहौल बिल्कुल भी नहीं होता। माहिरा, मोर देन दैट, एक तो ये फूड इंटेक वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट कंपनी कि अभी तो ये अकेला एक इधर से उधर कर रहा है, उसकी अपनी स्पीशीज की कोई चीज़ उसके साथ नहीं है। सेंचुरी में तो देयर मस्ट बी मोर बेयर्स। जी, उधर तो काफ़ी बेयर्स हैं, उधर वो इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, ये और भालुओं के साथ भी इंटरेक्ट कर सकेगी, तो इट्स अ होल प्रोसेस। तो इस तरह कैद रखना एक बेज़बान को, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। आपकी कोई बात हुई है कि इनसे ज़ू के जो मैनेजमेंट है उनसे कि दिस शुड बी? वो तो कहते हैं ये सीरियन बेयर है और बस बात उधर ही ख़त्म हो जाती है। नहीं तो वो वैसे मुझे बताइए ट्रिक क्या है? अगर वो ऐसे सीरियन बेयर डिक्लेयर करेंगे तो इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? अब देखें ना, इसका तो मेरे ख्याल से या तो साइटीज़ इंपोर्ट पेपर्स दिखाएं कि जो वो कहते हैं सीरियन है नहीं, मतलब when they are trying to say कि सीरियन बेयर है, तो वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ठंडे इलाके का नहीं है, ये कराची में रह सकता है, कि ये हिमालय की पहाड़ियों में नहीं पाया। Is it what they're trying to say? कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल से। तो भालू है ये, उस सीरियन एक सब स्पीशीज़ होती है ब्राउन बेयर की। दुनिया में कई किस्म के ब्राउन बेयर्स होते हैं, सब स्पीशीज़ होते हैं। तो ज़ू में तो अच्छा, अभी आपकी किस स्टेज पे बातचीत ज़ू काम से या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से? यू वांट टू टेक दिस भालू आउट? जी बिल्कुल, इसको सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शिफ्ट कर सकता है अगर हायर अथॉरिटीज़ इजाज़त दें और इस भालू को जाने दें। तो बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द सैंक्चुरी में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ विजुअल्स हम देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी देखें। बच्चों ने आर्ट वर्क के ज़रिए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है, विच इज़ वेरी हार्ट टचिंग टू बी ऑनेस्ट। ये क्या था, इसकी बैकग्राउंड भी बता देंगे जो प्रोटेस्ट था? कुछ नौजवान जो कि आर्टिस्ट थे, तो वर्ल्ड एनिमल डे पे ज़ू में आए थे और हम भी उधर मौजूद थे, और उन्होंने इतना खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ अ साइलेंट आर्ट प्रोटेस्ट। कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी सबमिट करी अपनी ड्राइंग्स। कल दोबारा कुछ जमा हो रहे हैं स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट जो है वो बढ़ रहा है जी, थोड़ा सा, वो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। वो बेसिकली रानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको ज़ू में नहीं होना चाहिए, इसको जल्द से जल्द सैंक्चुरी भेजा जाए। जिस तरह लिखा हुआ था बेयर्स डिजर्व फ्रीडम टू, डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे एक तन्हा अकलौता, अगर आप जानवरों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है तब भी आपको नज़र आ जाएगा ये डिस्ट्रेस में है, तो इसको यहाँ से निकालो। एंड एज इट इज़ हमने कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हो गए हैं विच हैव प्रूव्ड येट अगेन एंड अगेन कि इस तरह कैप्टिविटी में आप जानवर को नहीं रख सकते। जूज आर आउटडेटेड नाउ। अच्छा चलें, इनका तो फैसला होना है रानों का कि इसको कब निकालना है नहीं निकालना, लेकिन मधुबाला जिसका फैसला हो चुका है, जिसको 3 महीने में शिफ्ट किया जाना था, जिसके लिए कंटेनर भी बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, 6 महीने हो गए, वो शिफ्ट नहीं हो सकी। इस पे क्या मौक़िफ़ है चिड़ियाघर इंतज़ामिया का? डॉक्टर आमिर से बात कर रही है हमारी साथी हैं शवाला, सो देख लेते हैं क्या क्या है। हथनी मधुबाला की सफारी मुंतकली का मामला काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार है और सितंबर में जो डेडलाइन दी गई थी वो ताहाल अब तक हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया गया है और अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से आज हमने चिड़ियाघर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर डॉक्टर आमिर मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं और जानते हैं क्या तफसीलात हैं। ये काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार है हथनी मधुबाला की मुंतकली। काफ़ी महीनों से ताख़ीर का शिकार नहीं है। पहली दफ़ा जो आए थे ये लोग अप्रैल या मई के शुरू में, तो कुछ प्लानिंग करके गए थे, नाइट रूम बनाने की वो प्लानिंग थी, सब कुछ हो थी, वो बन गया है। और बाद में जो उनकी तारीख फॉल कर रही थी और अवेलेबल के दौरान फॉल कर रही थी, इसलिए वो तारीख कैंसिल हुई थी। अब नेक्स्ट प्लानिंग उनकी ये है कि अक्टूबर के आखिर में उनकी प्लानिंग है, क्योंकि उनके उसके बाद वो अपने शेड्यूल होते हैं जो उसमें शेड्यूल पे वो हैं, और जैसे ही शेड्यूल हमको देंगे तो आपको इत्तला की जाएगी इसके बारे में। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो बयान जारी किया है फोरपॉस टीम ने, उस हवाले से उनका ये कहना है कि अभी कुछ मामलात में ताख़ीर इसलिए है कि KMC की जानिब से या मेयर कराची की जानिब से भी मंजूरी नहीं दी गई है और काफ़ी ऐसे इंतजाम हैं जो अब भी रहते हैं सफारी पार्क में करने को और इस हवाले से मंजूरी नहीं है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप लोगों के पास इत्तला
हालात हैं? नहीं, मंजूरी की ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ों की मंजूरी है। कुछ फिनिशिंग वर्क रहता है, वो तो आखिरी वक्त तक आप अपना कोई घर बनाते हैं तो उसमें भी फिनिशिंग वर्क आखिर तक निकलता रहता है। ऐसे तमाम मामला मुकम्मल हैं। हम मधुबाला के वाले से बात करें, नूरजहां, हत्नी नूरजहां के इंतकाल को भी काफ़ी महीना गुजर चुका है और उसके बाद से ये तब तक मधुबाला ऐसे ही अकेली है। तो एलिफेंट क्योंकि एक बहुत सोशल एनिमल है, जाहिर है, तो आपको नहीं लगता कि इसकी जहनी सेहत पर कुछ असरात इस तरह से पड़ रहे होंगे, इस तरह से अकेले रहना यहाँ केज में? नहीं, ऐसे कोई जहनी सेहत पर असरात नहीं है, आपके पीछे मौजूद है ये एनिमल। उसके बाद मुस्तकिल 3 महावत रहते हैं जो कि महावत से बहुत अटैच है, ऐसे कोई मामला नहीं है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जो आलमी तंजीम 4 पॉज है, उनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि जो हथनी मधुबाला की मुंतकली है सफारी पार्क में, ये इसलिए भी ताख़ीर का शिकार है कि कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिनकी जो मंजूरी है वो KMC और मेयर कराची की जानिब से अब तक ताहाल नहीं दी गई और वो इसी के इंतज़ार में है। आलमी तंजीम 4 पॉज की जानिब से ये भी बयान जारी किया जा रहा है कि कुछ इंतज़ामात सफारी पार्क में भी ऐसे हैं जो ताहाल अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो अगले दावत का इंतज़ार कर रहे हैं KMC की जानिब से, और लिहाजा आलमी तंजीम 4 पॉज ये चाहती है कि जल्द अज जल्द हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिस जानवर का फैसला भी हो चुका हो कि इसको अब हम कर देंगे, उसमें भी इतनी ताख़ीर हो रहा हो, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो हम व्हाट होप कैन वी हैव फॉर रानो, जब मधुबाला जो है जिसको 3 महीने पहले ये डिसीजन हो गई थी, वो अभी तक वहीं है। देखिए, जब ये 4 हाथी यहाँ आए थे, 1-2 साल की उनकी उम्र थी, इनको वाइल्ड से कैच किया था तांजानिया से। तो पहले 1 साल तो चारों को सफारी पार्क में रखा, उसके बाद इनको अलग कर दिया, 2 को ज़ू ले आए। अब एक की तो डेथ हो गई है, तो एक बेचारी को उनको चाहिए कि जल्द से जल्द रीयूनाइट करें और उनको सेंचुरी जैसा माहौल दें, काफ़ी बड़ी जगह पे। जो सफारी वाले हैं वो बेहतर कंडीशन में, एज एन उनकी सेहत बेहतर है? उनको भी तकरीबन इसी तरह रखा गया है, सालों साल पिंजरों में चेनों से बांध के रात को, और अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, उनका भी काफ़ी छोटा सा इनक्लोजर है, उसको काफ़ी बड़ा इनको करना चाहिए। और अभी सफारी पार्क जब कहते हैं तो ऐसा हमें तो यही पता है कि उसमें कोई पिंजरे शिंजरे इस टाइप की चीज़ नहीं होती है, एक ओपन फील्ड होती है, वो बाउंड्री होती होगी, लेकिन एज सच जानवरों के फिरने के लिए बहुत जगह है। जो 2 हाथी सफारी में, उनको भी पिंजरे से में रखा गया है सालों साल, और उनकी जो 4 दीवारी है वो भी काफ़ी छोटी है। तो अब इतने महीने गुजर गए, इसको शिफ्ट करना था तो वो जगह तो अभी तक तैयार होती, इनको कम से कम 18 एकड़ तो उधर दिए होते, और ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक और पिंजरा उन्होंने बनाना शुरू किया है वहाँ पे। देखिए, बात ये है कि कावन के वक्त जो कावन को कैम्बोडिया लेके गए थे, तब काफ़ी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि कावन को कितने सालों से, मतलब 20 सालों से और समथिंग लाइक दैट, वो बिल्कुल एक डिप्रेशन में, एक साइकोटिक, वो क्लिनिकल डिप्रेस्ड हाथी था, जहाँ के लिए एक सुपरस्टार को बाहर से आना पड़ा, उस पर अटेंशन आई, फिर उसको पूरा ट्रांसफ़र किया गया। We would have thought कि हम शायद अपना थोड़ा सा एक लेसन जो है वो हमने हम अपना एटीट्यूड बदल लेंगे, बट नॉट रियली। लेकिन 3 महीने में मधुबाला ने मूव होना था सफारी पार्क, वो मधुबाला 6 महीने भी मूव नहीं हो सकी। फिर कोई बाहर से आएगा और मधुबाला को यहाँ से उठा के कंबोडिया ले जाएगा। यहाँ के मनाजिर एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये हालत दुनिया ने देखी थी, एनिमल लवर्स ने, जिसपे एक ऑब्वियसली एक एहतजाज हुआ था कि ये हालत हो गई है कि पंखे लगा लगा के उसको कुछ हवा दी जा रही है। You know how bad it got. अब 6 महीने हो गए ना, इसी तरह 8 गुजर जाएंगे, फिर इसकी हालत और बिगड़ेगी, फिर दुनिया में बाहर से कोई आएगा मधुबाला को बचाने के लिए और बाहर ले जाएगा, फिर हम कहेंगे कि ओहो हमारी बेइज्जती हो गई। हम अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं, हमें पसंद है अपनी बेइज्जती कराना इन मामलों में। फाइनली माहिरा ये बता दें, एनी होप फॉर रानो? बिल्कुल, इंशाल्लाह वो इसी साल हम देखेंगे कि वो सेंचुरी शिफ्ट हो जाएगी। आपको ये हमारी उम्मीद मिलती है जब आप इसकी बात करते हैं, या फिर आपको इन प्रिंसिपल हाँ ही करते हैं, हाँ जी हम कर देंगे, उसका करते कुछ नहीं है, ये होता है? बस देखिए, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारा गोल यही है कि इसको यहाँ से निकालना है और इसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। सो वी आर होपफुल। लोग बातें करते रहें, लेकिन ये भालू को तो जाना ही जाना सेंचुरी में, जिस तरह इन हाथियों को भी। चलिए, और मधुबाला को आपको क्या लगता है कि मधुबाला को भी ऑब्वियसली इधर से निकाल लेना चाहिए बाय टाइम? बिल्कुल, और हमारी ये खुशकिस्मती है
कि एक बाहर का इदारा हमारी मदद कर रहा है, हमें चाहिए उनको बिल्कुल सपोर्ट करें, वो अपने खर्चे पे ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिरा, और हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे भाई। इट इज़ हाई टाइम। कराची में चिड़ियाघर नहीं मैनेज होता, ये आर्ग्यूमेंट भी बड़ा दकियानूस हो गया है कि गरीब की क्या एंटरटेनमेंट है। मेरा ख्याल है कि फाइबर के जानवर बना के आप रख दें वहाँ पे, बच्चे हम सब जाके देख के एंटरटेन हो जाएंगे, एंजॉय कर लेंगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग ये एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। बच्चों में भी अब इतना एहसास हो गया है। बच्चों में भी फ़र्क है। ये आजकल के बच्चे जो है ना, ये बड़े अवेयर हैं, बड़े सेंसिटिव हैं। उनको भी अगर पूछा जाए तो ये कैप्टिविटी में जानवर रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी माहिरा, मेरी बात सुने। हम तो ये कहते हैं कि इसको दोबारा बोटानिकल गार्डन की शक्ल दे दी जाए, ज़बरदस्त, और ये एनिमल्स को फेज आउट करें, इन पे जुल्म बंद करें, और उन पिंजरों को वैसे ही रहने दें। ये एक ओपन एयर म्यूज़ियम बन जाएगा, वहाँ पे नेचर ट्रेल्स बनाएं, लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आएँ, उधर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, उधर टॉक्स करें, उधर आर्ट क्लासेस करें, तो बहुत कुछ उधर हो सकता है। जो है बहुत अच्छी तरह, और बोटेनिकल गार्डन्स वाली जो आपने बात की है वो भी एक कमाल की चीज़ है जो पूरी दुनिया में होते हैं। तो देयर वी कैन यूज द सेम स्पेस एंड क्रिएट दैट एज वेल। बहुत ऑप्शंस हैं अगर कोई कुछ करना चाहे। थैंक यू माहिरा, हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। अब वो तस्वीरें जो कल से बड़ी पसंद आ रही हैं सबको ही। यस, माहिरा खान की यू नो ओवर द पास्ट वीक शादी हुई। उन्होंने सबसे पहले तो ऑब्वियसली उस इवेंट की तस्वीरें शेयर की, लेकिन अब आई हैं उनके जो अपने दूसरे फंक्शंस हुए, जैसे कि दुआए खैर और एक बाइयों। ऑब्वियसली ये तो होता ही है, तो उसकी तस्वीरें माहिरा ने खुद ही शेयर की। और इतनी डिमांड है लोगों की, एवरीबडी लव्स हर एंड दे वांट टू सी हाउ शी वाज लुकिंग, एंड शी वाज लुकिंग स्टनिंग। एक मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि माहिरा वापस चली गई हैं, इन द सेंस कि पहले होता था ना अपनी माइयों वगैरह पे लड़कियाँ मेकअप और वो ओवर डन मेहंदियों पे जो आजकल रिवाज हो गया है कि उतना ही मेकअप होता है और उतनी तैयारी होती है जितना मेन इवेंट पे होती है। शी वेंट बैक टू बेसिक्स, शी वेंट सो सिंपल। वो तो मेन इवेंट पे भी इतनी ही सिंपल थी। वैसे मेन इवेंट पे भी बिल्कुल सिंपल ही थी। सो यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू कॉल दिस, Huma? This is a lot of drape going on here. This drape is दुपट्टा। इतना ज़्यादा, इतना दुपट्टा? हाँ, मतलब एक डिफरेंट होता है। तो this picture is from her दुआ। बड़ा अच्छा इन्होंने अपना नोट भी बीच में लिखा, how her mother did the arrangements and all that, और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। she looks very happy। और I like the sofa too। ये इनके माइयों की थी। You like the sofa? Sofa। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Welcome back and thank you for the input that you give during our show. Yes, जैसे कि आपने बताया हम क्रिकेट की बात कर रहे थे और सवाल ये उठ रहा था कि इंजमामुल हक एज ए सेलेक्टर क्यों गए हुए हैं इंडिया, मतलब व्हाई इज ही देयर। तो हमें बहुत से फीडबैक उस पर आई जिसमें ये भी बताया गया कि चीफ सेलेक्टर्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गोइंग ऑन टूर्स एंड दैट इज नथिंग न्यू। अच्छा, एक और भी बात आई जिस पे मैं आपसे पूछ रहा था कि ये व्हाट इज दिस ड्रेपिंग स्टाइल, तो उस पे बहुत से व्यूअर्स ने हमें बताया माहिरा खान की बात हो रही थी। किसी ने मिस कर दिया होगा, माहिरा खान की बात कर रहे थे। वेडिंग पिक्चर। सो इट इज अ ट्रेडिशनल हैदराबादी दक्कन हैदराबादी ड्रेस। ओह, जहाँ की बिरयानी ने हमारी जान नहीं छोड़ी थी, जहाँ सारे मैचेस, जहाँ पूरी टीम सब कुछ। माहिरा ने भी माहिरा ने तो ऑब्वियसली अपनी वजह से ट्रिब्यूट दिया होगा, बट अपेरेंटली ये जो दुपट्टा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना, ये है कोई कितना लंबा, समथिंग लाइक 7 गज लंबा दुपट्टा, 7 और 5 गज, और इसको ड्रेप करने का एक बहुत डिफिकल्ट स्टाइल होता है। बिकॉज सोचे साड़ी इससे 6 गज में तो साड़ी हो जाती है पूरी, तो दुपट्टा पूरा 7 गज में जा रहा है। तो शी लुक्ड स्टनिंग दो वंस अगेन। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमें देते हैं एंड देन वी वांट टू ऑब्वियसली शेयर इट बैक विद यू। कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, अब्दुल रज़ाक भाई ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उनसे भी बात करते हैं। एक चीज हम चाहते हैं कि हमारे जो लड़के वहाँ पहुंचे हुए हैं वो अपना ख्याल रखें क्योंकि शबन गिल को डेंगू हो गया। और हम ठीक है, घूमने फिरने में तो कोई नहीं कतगन है, आई एम श्योर करना होना भी नहीं चाहिए, कोविड नहीं है, अल्लाह माफ करे। वैसे बाय द वे, लेकिन वो कोई वो लगा लेना अपने ऊपर, मस्कीटो रिपेलेंट। थैंक यू। एग्जैक्टली, यहाँ मैंने अभी आपको पता कुछ मारा है मैंने अभी अपने कान के पीछे। और इंग्लैंड में कल मैं अपने एक दोस्त की स्टोरी देख रहा था, तो वहाँ कोविड इज बैक। अच्छा, अमेरिका में भी बाय द वे अभी नहीं लगे, कुछ 1-2 महीने पहले दोबारा से लोगों को कोविड। बट हमारे बॉयज को बेसिकली मच्छरों से बच के रहना है, ठीक है, ये हमने एडवाइस करनी थी।
सो रज़ाक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बता दीजिए कि वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने, तवक्को थी कि ज़बरदस्त टक्कर होगी, आपकी भी गालिबन फेवरेट इंग्लैंड ही थी, लेकिन 2019 के फाइनल की याद ताज़ा हो गई। लेकिन ऐसा वन साइडेड मैच तो किसी ने सोचा ही नहीं था। इंग्लैंड कहाँ गलती कर रहा था? इंग्लैंड को क्या हुआ, सवाल ये है। ये देखिए, हमेशा हिस्ट्री रही है न्यूजीलैंड की, ये राउंड के मैचेस में बड़ा अच्छा खेलती है। जो ही क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रेशर आता है, ये थोड़ा सा फिर मैं समझता हूँ अंडर प्रेशर खेलना शुरू कर देती है। और सबसे अच्छी बात आज की ये थी कि न्यूजीलैंड ने कंडीशन को, पिच को रीड करते हुए टॉस जीतने के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ये इनका प्लस पॉइंट था। और इंग्लैंड ने कम स्कोर किया वहाँ पे, बेन स्टोक भी उनके अनफिट थे, वो भी नहीं खेल रहे थे, और डेफिनेटली खेलते तो स्कोर ज़्यादा होता। तो न्यूजीलैंड ने जो प्लान किया था वो उसमें कामयाब रहे। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि हमें बड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते ना कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा हो और क्रिकेट के सबसे बड़े फैंस का गढ़ होने के दावेदारों का स्टेडियम जो है वो बिल्कुल खाली हो। ये हमें बहुत अजीब सी बात लगी। क्या आपको लगता है कि क्या रीज़न हुआ होगा? व्हाई डिड पीपल शो अप? ये डेफिनेटली देखे, इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने लोग कम आएंगे, क्योंकि इंडिया और जहाँ पे आईपीएल के मैचेस होते हैं तो वहाँ पे इतना रश होता है, फुल होता है। तो इनको देखना चाहिए और इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करनी चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको लाना चाहिए और फुल स्टेडियम होने चाहिए, क्योंकि ये फिर बड़ा एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है कि फील होता है कि वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मैच देखें। वैसे आईपीएल से तो हम बिल्कुल कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल क्रिकेट कम होता है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है, वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन इंडिया में इतनी आबादी है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लिटरली लगता है कि वो 10-15 हज़ार लोग तो उधर इर्द गिर्द पहुँच गए हैं। तो ये तो एक इतना बड़ा मैच था, द बिगेस्ट स्टेडियम of India and people not coming, it's अच्छा, ये symbolic भी था ना, this was the first World Cup match, तो कुछ इन्हें यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स, कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, इंडिया पाकिस्तान कह के लोगों को लाने की नहीं मानते, और फ्री खाना फिर भी खाना भी था। अच्छा, अब ये बता दीजिए जो हमारा बुनियादी मसला है और जो सर्टनली हमारा ब्लड प्रेशर भी बेकरार किए रखता है और जिस पे बड़ा दारोमदार है हमारी सेहत का, वो है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। वैसे हमारी जैसी फॉर्म चल रही है, आपको लगता है कि हमारा आज का मैच भी फंस सकता है? नहीं, देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर ये कि इतनी जल्दी हमें इस तरह नहीं सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड से है। हाँ, इसमें अगर कोई ऐसा मैच होता है कि जिससे पाकिस्तान हारे और बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, तो फिर आप उसमें सोच सकते हैं। तो अभी ये निचली स्टेज है, पहला मैच है, पाकिस्तान बड़ी आराम से इनको विन करेगा और पाकिस्तान को चाहिए भी कि ऐसा मैच जीते, बिल वन साइडेड, जिससे एक मोमेंटम बने और दूसरी टीमों को भी पता चले कि पाकिस्तान टीम अभी फॉर्म में है और वो कमबैक करना भी जानती है। मैं भी बिल्कुल यही कह रही थी। थैंक यू सो मच अब्दुल रज़ाक फॉर बीइंग विद अस। अब्दुल्ला, एनी टेंशन लेना, मतलब पहला मैच है वो भी अगेंस्ट नेदरलैंड्स, लेट इट फ्लो। और भाई मेरी बात सुने, हमारे पास माजी में मिसालें मौजूद हैं और वेस्ट इंडीज से जो शिकस्त है ना, वो हमें इतनी भारी पड़ी थी कि हम उस हार की वजह से रन रेट हमारा इतना बेकार हो गया कि हम आगे नहीं जा सके थे। लेकिन चलें, हम नहीं बाजी की बुरी यादें याद करेंगे दोबारा। लेट्स नॉट रिविजिट द बैड मेमोरीज एंड बैड परफॉर्मेंसेस, एंड इट्स अ न्यू डे, आवर बॉयज आर प्रिपेयर्ड फॉर इट और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। 1:30 बजे आज शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, एक दिन वो भी था 9 मई। हम 9 मई के वाक़यात का जिक्र करेंगे अब। उसमें मुलव्विस पीटीआई कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमात चल रहे हैं। मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमा 9 मई के बाद ना सिर्फ पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि चमन पीटीआई को इसका जिम्मेदार भी करार देते रहे हैं। वैसे उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हम सब ने ही देखा और सबका अपना तज्जिया हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि उसमें जो एंकर थे वो बज़िद थे कि ये किसी तरह उन पर जिम्मेदारी डाले। वो इतनी जिम्मेदारी खुद पे चेयरमैन पीटीआई पे नहीं डाल रहे जितना एंकर चाह रहे थे कि वो डालें। तो उस्मान डार की बात हो रही है, तो इस ताज़ा जो फहरिस्त है इसमें ताज़ा इजाफा जो है उस्मान डार का ही हुआ है, जिनके इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू के बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल्ला, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। गो कि ये बातें नई नहीं, लेकिन क्योंकि उस्मान डार चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथियों में शुमार होता था उनका, तो इसलिए ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट है और इसलिए
उनके दावों की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। जिस वक्त उस्मान डार का इंटरव्यू चल रहा था उसी वक्त एक और साबिक रहनुमा PTI महमूद मौलवी भी एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने दावा किया कि चेयरमैन PTI की सरबराही में 9 में वाकयात की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी हुई, पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, बताया गया कि क्या होना है। उस हवाले से एक बैठक जो है वो ऐवान सदर में भी लगी थी। ये उनका कहना जो है विच इज़ बिग न्यूज़। मैं हैरान हूँ कि ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ा बयान है कि प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के, जो कि सुप्रीम कमांडर है हमारी पाक अफवाज के, वहाँ पे बैठ के मनसूबाबंदी हो रही है कि हमने GHQ के अंदर जाकर क्या करना है, कैसे तोड़-फोड़ करनी है। तो ये डेफिनेटली देन इट कॉल्स फॉर सम अटेंशन, क्योंकि ये तो एज यू सेड ये प्लानिंग जो है फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के घर में हो रही है अगेंस्ट फ़ौज पाकिस्तान। आई वंडर इसको किस जुमरे में लिया जाए, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये तो साबित हो चुका है कि 9 मई को बलवाइयों का मकसद फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाना था, एक कू करना था बेसिकली। बज़ाहिर महमूद मौलवी ने अब तक का सबसे ख़तरनाक लिटरली इल्ज़ाम लगाया है। सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं, जो ये बात कर रहे हैं इसकी गहराई में जाएं तो इसके बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके बड़े नताइज निकल सकते हैं। दिस इज़ एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के घर में बैठ के ये प्लानिंग हो रही है कि अफवाज पाकिस्तान के सफ़ों में किस तरह से हैजान बपा करना जी। इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इसे साबित होना अभी बाकी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ जिस हिसाब से इल्ज़ाम आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि 9 मई के वाक़यात का केस टाइम बम की हैसियत रखता है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी और ख़ुद पार्टी चेयरमैन भी सदर अलवी से सख्त नाखुश हैं। अलीमा खान ने सदर अलवी से क्या शिकवा किया था आपको हमने दिखाया था, जिस पर रिमाइंडर सुन लीजिए। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है, ना उनके पास कोई आया है। उनको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको कि मिलने कहते मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, वो एक और बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चले, ये तो आपने सुन लिया और साथ ही आपको बता दें कि सदर अलवी का हाल ये है कि उन्होंने एक शख्स के अलावा कोई नज़र उन्हें नहीं आता और अपने ज़ाती एक्सेस अकाउंट से कल की गई एक ट्वीट में उन्होंने चेयरमैन PTI को सादिक और अमीन करार देते हुए वो उन पे शिकायतें कर रहे हैं अपनी बहनों के जरिए चेयरमैन PTI, और वो अपनी लॉयल्टी जबरदस्ती नहीं आप साबित करने की कोशिश कर रहे होते। बिल्कुल इनकी ट्वीट से आया था कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल गंदा बच्चा नहीं हूँ और मैं आपका बड़ा वफादार भी हूँ और मैं आपका बड़ा फरमा बरदार भी हूँ। ये सदर पाकिस्तान के ट्वीट्स आ रहे हैं। तो बज़ाहिर ऑब्वियस नज़र यही आ रहा है कि सदर अलवी ने अपनी ट्वीट में अपनी वफादारी जिस तरह आप कह रहे हैं और हलफ की तजदीद die है। और उस्मान डार के जो एतराफ़ी बयानात हैं वो तो खैर आपके सामने ही हैं। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, अब आपने सुन ही लिया उस्मान डार साहब का बयान, उन सर्कमस्टांसिस पे भी सवाल हो रहा है, फिर सर्टनली वो मंजर आम पर भी नहीं थे, अचानक सा इंटरव्यू दिया, लेकिन अब एक एतराफ़ की ही सूरत कह सकते हैं जो उन्होंने बयान दिया है। ऐसे बयानात से आपको लगता है चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा? ये बात दुरुस्त है कि ये इसमें कोई इंकशाफ नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ से आ रहा है। अगर ऐसे लोग जो कि इमरान खान के करीब समझे जाते थे, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो इस तरह के दावों की, इस तरह के इंकशाफात की अहमियत और बढ़ जाती है। पहले कुछ इससे मिलती जुलती बातें जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने भी की हैं, लेकिन जो डार साहब हैं ये खान साहब के एक यंगस्टर्स का ग्रुप है उसमें शामिल थे और खान साहब के करीब समझे जाते थे। उनकी एक तरह से उनकी आँख और कान तस्वर किए जाते थे। तो अगर वो इस तरह का दावा करते हैं तो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होगा, गो कि उस पर भी एक एतराज़ ज़रूर आ रहा है कि क्या उन्होंने किसी दबाव के तहत ये दावा किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब यही मामला अदालत में चल रहा होता है तो उसमें गवाहान जो हैं उनके बयानात की एक अपनी अहमियत होती है। तो अगर वो आज उन्होंने TV पर इंटरव्यू दिया है तो कल ये बात
अभी तो उन्होंने एक जो रायामा की अदालत है उधर बयान दिया है, कल जब वो एक आइनी अदालत है उधर कोई उन्हें को बयान देना पड़ेगा या वो इस तरह का बयान देते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान को जिरा होगी उसकी कि आपके जो करीबी दोस्त हैं इन्होंने ये बात की है और उनके लिए शायद जो दिफा करना मुश्किल हो जब उनके अपने दो जो करीबी लोग हैं वो इस तरह की बातें या दावे कर रहे हैं। अच्छा, उस्मान डार ने तो पुरानी बातें जो हैं वो दोहराई हैं, लेकिन जो नई बात है वो है महमूद मौलवी साहब का ये बताना कि 9 मई को जो कुछ हुआ है उस नौयत की बातें ऐवान सदर में सदर की मौजूदगी में हुई थी। तो डॉक्टर आरिफ अलवी की पार्टी लॉयल्टी अपनी जगह, लेकिन बतौर सदर वो ऐसे इकदाम की हिमायत कैसे कर सकते हैं? तो जैसे वो अब अपनी ट्वीट में वफादारी साबित कर रहे हैं। बट ये जो बात है जो महमूद मौलवी ने की है, ये बात काबिल यकीन है? मुझे इसमें कोई ज़्यादा वज़न नहीं लगता और मेरी भी अभी तक कोई किसी ऐसे शख्स से बात नहीं हुई कि जो इस चीज़ को एंडोर्स कर सके कि ऐवान सदर में कोई उनकी बातों से तासर ये मिलता है कि शायद जो मनसूबाबंदी है वो ऐवान सदर में हुई। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर सदर अलवी के पास बैठ के कुछ 4 लोग इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो अलवी साहब जो हैं वो तो डर के मारे उनको डिस्करेज भी नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है वो खामोशी इख्तियार कर जाएँ, कोई स्माइल दे दें, कोई इस तरह का उन्होंने मुजाहरा किया हो। तो ये फ़र्क है कि क्या वो उनको उकसा रहे थे या उनको आइडिया दे रहे थे कि आपने क्या कुछ कर सकते हैं, या कि वो उधर एक खामोश तमाशाई या एक खामोश सामे की हैसियत से उधर बैठे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि कोई इनके अपने भी इश्यूज़ हैं जो ये मौलवी साहब हैं अलवी साहब के साथ होंगे। ये मौलवी साहब जो हैं अली ज़ैदी साहब के करीब तस्वर किए जाते हैं और मैरी टाइम में जो मामला चल रहे थे अफेयर्स के जो कि वजारत अली ज़ैदी के पास थी उसके हवाले से भी इन पर भी कोई सवालात आ रहे थे। तो अभी ये मेरे ख्याल जो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके भी कराची के या सिंध के सदर भी हैं, तो यानी कि उनका कोई ये ज़रूर है कि एक नए बयान के तौर पर हम उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये को बहुत संजीदा बयान मुझे नज़र नहीं आता या क्रेडिबल नहीं लगता। अच्छा, अब ये तासुर भी है एक उमर साहब के इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद चेयरमैन PTI बल्कि वो लोग जो बराह रास्त 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हो चुके हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई सॉलिड कार्रवाई नज़र नहीं आई है। तो क्या हुक्काम अभी तफ्तीशी मराहिल में हैं या किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार है? क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, कोई तफ्तीश का एलिमेंट भी होगा और वैसे भी कोई ताहीर का एक शायद ये मकसद भी हो सकता है कि अगर कोई केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे जी कि देखें ये कितनी जल्दी इन्होंने सारे फैसले कर दिए, अदालत से एक से दम एक स्पीडी ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो पहले वाली बात है तफ्तीश की, उस पर काफ़ी FIA वालों ने भी काम किया है और हमारे सीनियर कोलीग हैं शकील अंजम साहब, बल्कि उनकी कल इस बारे में 1-2 दिन पहले ख़बर भी थी कि FIA ने कोई तकरीबन 200 के करीब यानी कि 190 लोगों के केस लोगों के मामलात में जो कि इसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनके बारे में जो को फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर ली है। यानी कि मतलब है कि वो केसेस जो हैं अब ट्रायल के लिए रेडी हैं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई चीज़ें और भी मालूमात आ सकती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कंक्लूड हो रही होंगी, तो मेरे ख्याल है उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बात यह है कि वो जब लोग उठाए गए थे तो यही ऑब्वियसली कहा जा रहा था कि देयर इज कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट देम, तो ट्रायल्स भी उसी तरह शुरू हो जाने चाहिए थे बिकॉज ऑलरेडी इतने महीने गुजर चुके हैं। ओके, एक और चीज़ जो कि अच्छी बात है एक्चुअली, पाकिस्तान 12 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा, विच इज़ वेरी गुड। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या साइंस है? तो हाँ, तो ये साइंस बताएं आप। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना आपको, अभी बताते हैं या ब्रेक ले लें? ब्रेक के बाद तफसील से बताएंगे। जब मैंने कोई बात बतानी थी आपने ब्रेक ले ली। भाई, चीन में जारी है एशियन गेम्स और उसमें वैसे तो बहुत अच्छा हमने नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द स्क्वॉश, लेकिन पाकिस्तानी दस्ते की कारकर्दगी ओवरऑल मायूस कुन रही है, लेट मी से दैट।
कुछ अच्छा हुआ है, जैसे कि कौमी शूटर है हमारी कशमाला तलत, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के सबब ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कशमाला तलत के हवाले से आपको बताएं कि 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इन्होंने। मुकाबले में कशमाला का स्कोर था 218.2 और जबकि इवेंट में पहली 2 पोजीशंस जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके नाम रही। लेकिन हमारी लड़की ने बहुत अच्छा किया। कशमाला तलत हमारे साथ हैं। कशमाला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या हाल है आपका? सबसे पहले, क्योंकि हम हमेशा क्यूरियस होते हैं कि ये शौक इसी स्पोर्ट के लिए ये कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल ये शौक मुझे 2015 में आया और हम लोग झेलम पोस्टेड थे, वहाँ पे प्रॉपर। अच्छा, अब ऐसा है कशमाला कि हमें आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप लगता है कहीं ट्रैवल भी कर रही हैं, तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। लेकिन आप इस वक्त कहाँ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि सिग्नल्स का ठीक ठाक वो अभी हमें आके बताएंगी ना, अगर ये बताएंगी तो फिर बात तो नहीं आ रही। अच्छा जी, कशमाला हैं आप हमारे साथ? हैं तो सही वो हमारे साथ, but we can't understand really कि what is he. Yeah, I thought that we reconnected with her. Let's call her. पता क्या करें, आप उन्हें टेलीफोन पे कॉल मिला लें और फिर हम उनसे बात In the meantime, she said that 2015 में इनका ये शौक जो है वो स्टार्ट हुआ था। You know, the other day I was watching a video और शूटर ही की एक वीडियो थी, इंटरव्यू, I shared it on Twitter as well, जिसमें पूरा अपना प्रोसेस बता रहे थे कि किस तरह से गोल्ड मेडल हासिल किया। और इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ सर्टनली नॉट ईजी। एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एंड द अदर डे यू नो आई गॉट टू नो कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्पोर्ट्स डेंटिस्ट। स्पोर्ट्स डेंटिस्ट भी होते हैं जो इस तरह के खेल होते हैं जिसमें नेक की मूवमेंट, बैलेंस, कुछ भी होना, एक एक सांस के साथ जो मुकाबला जुड़ा होता है, जैसे कि शूटिंग होती है। दांतों का क्या लेना देना? कुछ करते हैं एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट्स, you know, to enhance your performance. So कशमाला, अब आप अपनी कहानी, अपने सफ़र के बारे में हमें बता रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2015 में मैंने झेलम से स्टार्ट की है और झेलम में प्रॉपर एक यूनिट है, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जो हमें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती है, फायर आर्म्स देती है, एमुनेशन देती है। उसमें यही है कि मैंने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की, कोचेस कोच हमें मिले हैं जिससे मैं ट्रेनिंग लेती रही हूँ और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हूँ। लेकिन आपने, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं और ऑब्वियसली इतनी रसाई तो इतने स्पोर्ट्स की होती नहीं है, लेकिन आपको अट्रैक्ट क्या किया कि दिस इज़ समथिंग जो मैं कर सकती हूँ और इसमें मैं मतलब काफ़ी आगे जा सकती हूँ? क्योंकि और भी तो बड़े स्पोर्ट्स हैं, मतलब काफ़ी कुछ आप पिक कर सकते हैं। शूटिंग का रुझान कैसे आया? बिल्कुल, एक शौक, मेरी मदर को शौक था इसका, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, हम लोग झेलम पहुंचे थे, तो वो एक बहुत फैसिनेटिंग सी चीज़ थी। कोई लड़की गन चलाना, फिर अच्छा सेटअप है आर्मी मार्क्स में। Kashmala, I wish we could speak to you more, लेकिन जहाँ है वहाँ सिग्नल्स नहीं है, the internet is सिग्नल्स काफ़ी ऑफ है। We'll try talking to you again, but in the meantime अगर ना कनेक्शन हो सका कशमाला, ज़बरदस्त बात है। और ये मुझे आपकी बात जितनी समझ आई है और भी अच्छी लगी कि वो स्पोर्ट ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं जो कि लगता है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो आई लाइक दैट स्पिरिट कि आपने ऑलरेडी सोचा कि व्हाई नॉट, चलो ये करके देखते हैं, एंड यू डिड इट, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर हमारी उनसे दोबारा कनेक्शन हुआ तो ज़रूर पूछेंगे कि आगे के क्या इरादे हैं, और कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। तो कशमाला, अब ये बताइएगा, ये कैसा रहा आपका एशियन गेम्स का मुकाबला? डिड यू एक्सपेक्ट, आपकी तैयारी ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि हाँ भाई मेडल तो एक ले ही लूँगी मैं? बिल्कुल, मेरे कोचेस जो हमें आर्मी ने प्रोवाइड किए हुए थे, मेरे डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किए हुए थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे ट्रेनिंग दी है और उनको पूरा यकीन था कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर उसी मेयार पे अगर मैं दोबारा प्रैक्टिस
एशियन गेम्स में परफॉर्म करती हूँ तो मैं बिल्कुल मेडल पोडियम पे खड़ी हो सकती हूँ। तो कशमाला, आप क्योंकि हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आपकी पुरानी प्रैक्टिस की भी, और फिर ऑब्वियसली अभी आप जीत के आई हैं, और भी पाकिस्तान में लड़कियां कंपेटिटिव लेवल पे आपके साथ या आपके इर्द गिर्द आपने नोटिस किया हो कि गर्ल्स आर इंटरेस्टेड एंड डूइंग रियली वेल? जी बिल्कुल ऐसी रहा है कि हमारे पास जो लेडीज शूटर हैं वो थोड़ी कम हैं, लेकिन जो हैं इस लेवल पे हैं कि वो compete कर सकती हैं। एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो हमें अभी जो फ़िलहाल आर्मी मार्क्समैनशिप में हमें प्रोवाइड की जा रही है, और फिर जो टॉप शूटर्स हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। तो अगला क्या इरादा है? What are you aiming for next? We are aiming for the Olympic quota and Olympic Paris 2024, और उसके लिए मुझे प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, और होपफुली कि हम कोटा विन करके लेकर आएंगे इंशाल्लाह जी। लवली कशमाला, बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऑब्वियसली दुनिया बड़ी कम्पिटिटिव है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और जितनी मुश्किलात हैं हमें पता ही है हमारे यहाँ, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। इट इज इंडीड। यानी मेरा ख्याल है कि दुनिया नहीं समझ सकती कि इतनी चैलेंजेस के बावजूद हमारे यंगस्टर्स जब आगे जाके कुछ जीतते हैं ना, तो वो उस बहुत ही बड़ी बात होती है। जीता इन्होंने ब्रॉन्ज है, बट हमारे लिए गोल्ड ही है वैसे तो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्यों ना? वेलकम बैक जी। दुनिया भर में आपको पता ही है कि मैराथन्स को या दौड़ने को या मैराथन रेस को सेहतमंदाना सरगर्मी के तौर पर लिया जाता है, रनिंग को, और साथ ही ना सिर्फ सेहतमंदाना एक चीज़ है, बहुत से मैसेजेस देने के लिए, बहुत सी आगाही मुहिम चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और हालिया बरसों में पाकिस्तान से भी एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को शिकागो में हो रहा है मैराथन। बिल्कुल जी। और कौन जा रहे हैं? जियो न्यूज़ के हमारे अपने एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद विल बी जॉइनिंग। अच्छा, मोहम्मद जुनैद जो है ना वो अब एक वेटरन मैराथन रनर हो चुके हैं, बिकॉज इससे पहले आपको पता है वो बर्लिन रिसेंटली 3 हफ्ते पहले गए थे जी। बर्लिन मैराथन की भी तस्वीरें आ गई, 3 हफ्ते पहले वो वहां गए हुए थे। उससे पहले वो बॉस्टन कर चुके हैं, लंदन कर चुके हैं, तो 3 तो इधर ही हो गई, और अब ये जाएंगे शिकागो। 8 अक्टूबर को ये मैराथन होगी, एंड Junaid is going to be a part of it. So good luck, Junaid. Junaid is with us, by the way. हाँ जी। So Junaid is with us. थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, so Junaid ने हमारे लिए रिकॉर्ड करके एक सेगमेंट भेजा है। Let's watch it together. अच्छा, ओके जुनैद, लेकिन सबसे पहले ये बता देना, हमने एक्चुअली पूछना तो यही है कि जुनैद तैयारी कैसी है, बिकॉज बैक टू बैक इतनी ज़्यादा मैराथन आप कर चुके हैं, तो तैयारी इसकी कोई डिफरेंट होती है या फिर ये मोमेंटम जो है ये बिल्कुल रहेगा? बहुत शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला। मैराथन के कई मकासद हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह मकासद है उसमें सबसे पहले तो हेल्थ एंड फिटनेस यानी सेहत और तंदुरुस्ती का मकसद है। इसके बाद दूसरी चीज़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करना, और तीसरी चीज़ इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकें और उसमें हिस्सा ले सकें। तो बिल्कुल शिकागो की तैयारी है, ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से और पाकिस्तानी, 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो शिकागो मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ के नाम सामने भी आ चुके हैं। फैसल शफी पाकिस्तान के मैराथन रनर है कराची से, वो वर्ल्ड एज चैम्पियनशिप में भी हिस्सा ले रहे हैं जो शिकागो मैराथन ही में होगी, तो उनकी ये 4th वर्ल्ड मेजर मैराथन होगी। इसी तरह मेरी भी ये 4th वर्ल्ड मेजर मैराथन होगी। इसके अलावा कई नामवर पाकिस्तानी जैसे डॉक्टर सलमान हैं, फिर कुछ खवातीन मैराथन रनर जिसमें डॉक्टर राबिया नईम भी हैं, वो भी शिकागो मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी रनर्स हैं जो अमेरिका और दूसरे ममालिक से शिकागो मैराथन के लिए आ रहे हैं। तो तैयारी अच्छी है और उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा अच्छी रेस हो सके। अच्छा, हाउ एक्साइटिंग। जुनैद से हमने ये भी पूछा, एक तो हेल्दी एक्टिविटी है, आप जैसे नौजवानों लोगों को देख के नौजवानों में रुझान भी इसका बढ़ता है, स्टेमिना लेकिन बड़ा मुश्किल है इसका बिल्ड करना। सो कैसे बिल्ड करते हैं, ये जुनैद ने हमें जवाब दिया।
असल मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ राग़िब करना कि सेहत और मुस्तक़बिल में ख़ास तौर पर अपनी सेहत की बेहतरी के लिए वो वर्जिश पे तवज्जो दें, खाने पीने में किस तरह से तवाज़ुन पैदा करना है इस पर तवज्जो दें। तो मैराथन का फैसला करना जोश और जज्बा अपनी जगह, लेकिन यकीनन इसकी तैयारी एक बहुत मुश्किल काम है। और हमारे कुछ एथलीट्स जिस तरह डॉक्टर सलमान जिनका आपने जिक्र किया, फैसल शफी, सादिक शाह, सज्जाद, ये सब लोग बहुत बड़ी एक मिसाल है कि किस तरह से अपनी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए अपने खाने पीने, अपने सोने जागने और का भी बेहतर ख्याल रखते हैं। तो नौजवानों को, और ना सिर्फ ये कि नौजवानों बल्कि हर उम्र के लोगों को ये पैगाम है कि वो रनिंग को शुरू कर सकते हैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए। और इसमें ये नहीं है कि हमारी जो मैराथन रनिंग ग्रुप है इसमें सिर्फ यंग लोग हैं, 22 साल की उम्र के सज्जाद भी हैं, तो 45 या 40 साल की उम्र के मैराथन रनर्स भी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरह से एक तहरीक है जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए शुरू की गई। और राइट, वैसे कितनी एक्साइटिंग बात है, बिकॉज हम फॉलो करते रहे हैं कि जुनैद जहाँ जहाँ मैराथन करके आए हैं, एक तो पर्सनल अचीवमेंट इसमें बहुत होती है, बिकॉज इट्स नॉट अ रेस कि पहले कौन आ रहा है दूसरा कौन आ रहा है, इसको कंप्लीट कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, फिर हमने जुनैद से ये भी पूछा कि शिकागो भी हो गया, बर्लिन, लंदन, बॉस्टन, सब कुछ हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? तो जवाब में क्या है? यहाँ स्टॉप आपने कहा, देखिए वैसे तो तमाम मैराथन्स की अहमियत है दुनिया में, बिकॉज मैराथन शुरू करना ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जो भी मैराथन मुकम्मल करता है वो मेडल का हकदार करार पाता है। लेकिन फिर कई स्पीड रनर्स होते हैं जो कि तेज़ तरीन रफ्तार में करते हैं, अगले मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करते हैं। एबर्ट का जो प्रोग्राम उसमें 6 मैराथन्स हैं, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, बर्लिन, टोक्यो। तो हम, और मेरे कई साथी रनर्स, ख़वातीन भी, मर्द, उनकी ये कोशिश है कि वो एबर्ट की 6 मैराथन पूरी कर सकें। उसके बाद अब 6 स्टार फिनिशर बनते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान से 3 लोग हैं, उनमें डॉक्टर सलमान और हामिद भट्ट शामिल हैं। इनमें से एक रनर पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी एबर्ट्स के इस प्रोग्राम में शामिल हो, ताकि जो एक एतमाद की फ़ज़ा कायम करने की ज़रूरत है उसमें भी हमें मदद मिल सके। तो अगली मंजिल मेरे लिए टोक्यो और न्यूयॉर्क होगी, लेकिन वो अगले बरस हो सकती है। ओह वेल, बेस्ट ऑफ लक जुनैद, हाउ एक्साइटिंग। और एक तो हर बार ये जाते हैं और हमने ये नोटिस किया है कि और पाकिस्तानी जो है ना इस स्पोर्ट का ही, स्पोर्ट ही होगा वैसे तो, और हमारे भी ये बात करने का मकसद यही है कि आप लोग इनकरेज हों, मैराथन हो, साइकिलिंग हो, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, प्राइमरी मकसद इसका यही है कि सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। लेकिन इंसानों से पहले तो 1:30 बजे पाकिस्तान का मैच है, पहला वर्ल्ड कप का, और अगेंस्ट नेदरलैंड्स। तो देखें, सारे इंजॉय करें, दुआ करें, एंड आई होप दैट पाकिस्तान डज वेल। वील सी यू ऑन मंडे। सी यू।